गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही है दोस्तों, आपकी एएलपी सीवीटी 2 की दोस्तों बेसिक साइंस की जो है दोस्तों आपकी क्लासेस चल रही हैं। और जैसे ही आपकी दोस्तों बेसिक साइंस जो है ख़त्म होती है, उसके बाद दोस्तों आपकी जो ड्राइंग है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसकी भी क्लासें मैं लेकर आपके लिए आने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैं 3 क्लासें आपके लिए करा चुका हूँ, मापन एवं मात्रक, और आपका दोस्तों एक गति से रिलेटेड ये आपके लिए करा चुका हूँ। और आपका दोस्तों देखिए, कार्य शक्ति एवं ऊर्जा वाला जो टॉपिक है वो भी मैं आपके लिए करा चुका हूँ। और अभी तक आप दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखी है, यानी उनकी थ्योरी जो है आपने अभी तक कंप्लीट नहीं की है, तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्ले लिस्ट में जाकर दोस्तों वीडियो को सर्च कर सकते हैं और थ्योरी को वहाँ से दोस्तों कंप्लीट करें। और दोस्तों आप सभी को यही पता है कि दोस्तों देखिए, कल क्या हुआ है दोस्तों, जो एक रेलवे की तरफ से दोस्तों एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और अजमेर वाले एक न्यूज़पेपर में वो जो है दोस्तों छपा हुआ था। तो उसमें कहा गया है दोस्तों कि लगभग दोस्तों आपका जो है दोस्तों जल्द ही आपका जो है CVT 1 का जो है ALP CVT 1 का जो आपका रिज़ल्ट है वो आपका आने वाला है। तो दोस्तों आपके पास भी ज़्यादा समय नहीं हो। देखिए दोस्तों, जो आपका रिज़ल्ट आता है ना, रिज़ल्ट के 2 या 3 महीने बाद ही दोस्तों आपका एग्ज़ाम करा लिया जाता है। तो आपके पास ही दोस्तों ज़्यादा समय नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो जो क्लास मैं आपके लिए करा रहा हूँ, जितनी भी थ्योरी मैं आपके लिए करा रहा हूँ, टाइम टू टाइम उन्हें करते चलें। टाइम टू टाइम दोस्तों उसके नोट्स बनाते रहें, टाइम टू टाइम रिवाइज करते चलें दोस्तों। और जैसे ही आपकी ये थ्योरी, बेसिक साइंस की थ्योरी और इंजीनियरिंग ड्राइंग ख़त्म होती है, तो तुरंत ही मैं दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर जो ALP CVT 2 के क्वेश्चन हैं, यानी पेपर हैं शिफ्ट वाइज, वो मैं आपके लिए कराने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। और दोस्तों देखिए, वीडियो ये जो टॉपिक है दोस्तों लीवर एंड मशीन, ये आपका दोस्तों बेसिक साइंस में ही आता है। और मैं आपको बता दूँ दोस्तों, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम दोस्तों लीवर एंड मशीन के बारे में। तो दोस्तों देखिए, मशीन कहते किसे हैं? तो मशीन किसे कहते हैं दोस्तों, कि जो काम को आसान बनाए, यानी किसी काम को जल्दी से करे, उसे हम मशीन कहते हैं। देखिए दोस्तों, आप एक तो हाथों से काम करती रहिए। मान लीजिए दोस्तों, पहले जो है दोस्तों हाथों से काम करिए। जब मशीनों का आविष्कार नहीं हुआ था तब हाथों से कार्य किया जाता था, तो बहुत टाइम लगता था। और जैसे ही मशीनों का आविष्कार हुआ, हमारे मशीन आई दोस्तों, मशीनों का आविष्कार हुआ, मशीनों से कार्य किया जाने लगा, तो काम जल्दी से होने लगे। तो इसलिए दोस्तों, जो काम जल्दी से हो यानी कार्य को जल्दी करे, उसे हम मशीन कहते हैं। मशीन को आपको याद रखना है दोस्तों, ये 2 प्रकार की होती है, एक सरल मशीन, एक जटिल मशीन। किसके आधार पर दोस्तों? आकार के आधार पर। अब सरल मशीन किसे कहेंगे दोस्तों? जिसे आसानी से बनाया जा सके, जिसका निर्माण जटिल ना हो, जिसका उपयोग दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए किया जा सके, उसे कहते हैं दोस्तों सरल मशीन। जैसे लीवर, पुली, स्क्रू, बेज, यानी दोस्तों जिसे नुकीला सिरा जिनका होता है, बेज, जिस प्रकार से आप छेनी को कह सकते हो दोस्तों, इस प्रकार से उसका नुकीला सिरा होता है, ये होता है दोस्तों बेज, यानी जिसका दोस्तों झुका हुआ तल होता है। जैसे कि ये झुके हुए 2 तल हैं, आगे से उठे हुए हैं यहाँ से, और यहाँ से दोस्तों ये झुके हुए हैं, तो ये इसे कहते हैं दोस्तों बेज, यानी इसका जो है दोस्तों तल जो हैं झुके हुए होते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों सरल मशीन के उदाहरण। अब बात करते हैं दोस्तों जटिल मशीन। तो जटिल मशीन क्या होता है दोस्तों? जिसका निर्माण कठिन हो, या जो 2 या 2 से अधिक सरल मशीनों से मिलकर बनी हो, उसे कहते हैं दोस्तों जटिल मशीन। जैसे साइकिल, ड्रिल मशीन, वुड कटर मशीन, खराद मशीन, ये सभी दोस्तों आपकी जटिल मशीनों के उदाहरण हैं। और दोस्तों जो जो चीज़ें मैं आपके लिए कर रहा हूँ, साथ हाथों हाथ दोस्तों नोट्स बनाते जाइए और उन्हें लिखते जाइए। अच्छी तरह समझना है, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है दोस्तों, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, मशीन के कार्य क्या होते हैं? मशीन के जो हैं दोस्तों, मशीन तो मैंने बता दिया मशीन कितने प्रकार की होती है। मशीन होती है 2 प्रकार की, सरल और एक जटिल। अब मशीन के कार्य क्या क्या होते हैं ये हम समझते हैं।
तो देखिए दोस्तों, इसके 3 कार्य होते हैं, 3 प्रकार के कार्य होते हैं। पहला है दोस्तों बल गुणक, यानी व्यक्ति द्वारा कम बल होने पर भी मशीन द्वारा कार्य ज़्यादा करना। यानी दोस्तों आपने देखा होगा दोस्तों, हम क्या करते हैं, जो मशीनें होती हैं उन पर हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। मतलब थोड़ा सा कोई बटन दबाया, कहीं किसी मशीन को चालू करना हो तो बटन दबाया, किसी का कार्य किसी मशीन से कार्य करना हो तो वो बटन दबाया, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, खाली बटन दबा दिया जाता है, कम बल लगाया जाता है और कार्य ज़्यादा हो जाता है। अब होता है दोस्तों एक और आपका गति गुणक। मशीन का कार्य होता है एक तो बल गुणक, एक गति गुणक। तो व्यक्ति के बल द्वारा किसी मशीन की गति तेज होना, यानी व्यक्ति, जैसा आपने देखा होगा दोस्तों, आपने ट्रैक्टर का भी चलाया होगा, तो फर्स्ट गियर में कम स्पीड, सेकंड गियर में उससे ज़्यादा, थर्ड गियर में और उससे ज़्यादा, फिर और आपका दोस्तों चौथे गियर में और अच्छी स्पीड। तो इस प्रकार से दोस्तों ये होती है गति गुणक। आगे बात करते हैं दोस्तों दिशा गुणक के बारे में। तो व्यक्ति के बल द्वारा किसी मशीन की दिशा बदलना, जैसे कि दोस्तों गाड़ी को स्टीयरिंग द्वारा घुमाया जाता है, तो कभी लेफ्ट कभी राइट, इस प्रकार से, क्योंकि दोस्तों गाड़ी भी जो है एक मशीन का उदाहरण है। आगे बात करते हैं दोस्तों मशीन के प्रकार आकार को छोड़कर। मशीन कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 2 प्रकार की। एक तो दोस्तों लीवर मशीन, जिसे दोस्तों हम उत्तोलक कहते हैं, जिसका झुका हुआ एक तल होता है, यानी लीवर जो है दोस्तों ये भी 2 प्रकार की होती है दोस्तों आपकी, एक पुली के रूप में, एक व्हील एंड एक्सल के रूप में। और एक होता है दोस्तों झुका हुआ तल के बारे में। ये झुका हुआ तल यहाँ पर दोस्तों ये डैश है यहाँ पर, ये होता है दोस्तों झुका हुआ तल। ये भी 2 प्रकार का होता है दोस्तों, एक बेज और एक स्क्रू के रूप में। तो मशीन के प्रकार हैं आकार को छोड़कर दोस्तों, एक लीवर के रूप में होती है, एक झुके हुए तल के रूप में होती है। एक तो लीवर के रूप में, एक झुके हुए तल के रूप में। और लीवर का रूप क्या है दोस्तों? जैसे पुली, व्हील एंड एक्सल। और झुका हुआ तल के रूप में क्या है दोस्तों? बेज, जिसे हम दोस्तों छेनी भी कह सकते हैं, कील जिसे हम कह सकते हैं। एक होता है दोस्तों स्क्रू। और दोस्तों जो जो ये चीज़ें मैं आपके लिए बता रहा हूँ, इन्हीं के बारे में आगे जाकर देखने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों मैंने भी बहुत मेहनत की थी, तब जाकर दोस्तों मैंने नोट्स तैयार किए थे। और मैं आपको बता दूं, इन नोट्सों से एक भी क्वेश्चन आपको देखने को बाहर नहीं मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, एक एक पॉइंट आपको उतारना है, एक एक पॉइंट आपको लिखना है, एक एक पॉइंट आपको नोट करना है दोस्तों, ताकि कोई भी चीज़ आपसे छूटे नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों लीवर की। तो देखिए दोस्तों लीवर के प्रकार तो मैंने आपको बता दिए, पुली और एक्सल एंड व्हील। अब लीवर के बारे में अगर पूछें तो आपको क्या बताना है कि यह एक प्रकार की रॉड होती है दोस्तों लीवर, जो एक निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्र रूप से घूमती है, जिसे दोस्तों फलक्रम कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने बताया हुआ है, मान लीजिए ये रोड है आपकी, ये रही दोस्तों, और ये कोई बिंदु है यहाँ पर, इस पर ये घूमती हुई जैसे कि रोड घूम रही है। तो ये आपका दोस्तों इधर आपका भार है, इस पर ये साइड में भार है, ये वाला दोस्तों आपका फलक्रम यानी प्रयास यहाँ पर आपको लगाया जाता है। तो इस पर ये घूमने वाला और ये बिंदु जो होता है जिस पर ये रोड घूमती है, उसे कहते हैं दोस्तों फलक्रम। और ये दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों इसके बिंदु के ऊपर चारों ओर घूम रही है, इस प्रकार से घूमे, तो ये इसे कहते हैं इसका घूमना जो क्या कहलाता है दोस्तों? मोशन। और इसी के आधार पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपके उत्तोलक होते हैं ना, फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक, सेकंड श्रेणी का उत्तोलक, थर्ड श्रेणी का उत्तोलक, जैसे चिमटा, सरोता, नींव निचोड़ने वाली मशीन, वो इसी के आधार पर आप उनका पता लगाते हैं कि कौन सा फर्स्ट उत्तोलक है, कौन सा सेकंड उत्तोलक है, कौन सा थर्ड उत्तोलक है। तो वो भी हम आगे देखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम उन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे कि एफर्ट यानी दोस्तों प्रयास, ये होता क्या है? ये होता है दोस्तों किसी मशीन पर यांत्रिक कार्य करने के लिए लगाया गया जो बल होता है, वह दोस्तों प्रयास होता है। यानी जो बल हम लगाते हैं, जो प्रेशर यानी सॉरी दोस्तों, जो बल, जो कार्य हम करते हैं, हमारे द्वारा जो किया गया कार्य होता है, यानी जो बल, जिस बल के द्वारा हम जो कार्य करते हैं, वो दोस्तों प्रयास कहलाता है। और प्रयास को दोस्तों एफर्ट के रूप में लगाया जाता है, बताया जाता है। मान लीजिए दोस्तों, जैसे मैं आपके लिए समझाता हूँ, देखिए दोस्तों ये आपका फलक्रम है, यानी कोई बिंदु है जिसके ऊपर ये रोड घूम रही है, रोड है दोस्तों, और यहाँ पर ये भार है दोस्तों, ये वाला भार है सॉरी दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इस पर एफर्ट कैसे लगाएंगे दोस्तों? हमने मान लीजिए यहाँ पर एफर्ट लगाया, तो इसे हम जैसे जैसे एफर्ट लगाएंगे, इसे हम अपनी ओर खींचेंगे तो ये नीचे की ओर आएगी, और ये इस प्रकार से दोस्तों सीधी हो जाएगी। तो हमने यहाँ से और यहाँ तक लाने के लिए जो हमने प्रयास लगाया है दोस्तों, उसे कहते हैं हम एफर्ट। अब बात करते हैं दोस्तों लोड की।
तो देखिए दोस्तों, मशीन द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए बल को भार कहते हैं। मशीन द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं दोस्तों? भार। जैसे दोस्तों यहाँ पर ये बल रखा हुआ है, ये लोड है, ये भार ही है दोस्तों। लोड को ही भार के रूप में जाना जाता है, ये आपको याद रखना है, जिसे हम आउटपुट के रूप में जानते हैं। और एफर्ट यानी प्रयास को दोस्तों इनपुट के रूप में। अब बात करते हैं दोस्तों फलक्रम की। तो लीवर जिस बिंदु पर घूमता है, जैसे ये वाला ये पॉइंट है ना दोस्तों, देखिए मैं एक बार और आपके लिए बता देता हूँ। जैसे कि ये वाला दोस्तों, ये जो पॉइंट है ये है दोस्तों आपका फलक्रम, जिस पर दोस्तों लीवर जो है यानी जो ये रॉड है ये घूमता है। इसे ही दोस्तों हम फलक्रम कहते हैं। फलक्रम का मतलब होता है दोस्तों आलंब। और इससे दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इनके मान भी पूछे जाते हैं कि किसका मान 1 से अधिक होता है, किसका मान 1 के बराबर होता है, किसका मान 1 से कम होता है। तो वो भी सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। बशर्ते आपको वीडियो को पूरा देखना है। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अब। और यह है दोस्तों लीवर यानी दोस्तों उत्तोलक। और दोस्तों मैंने आपके लिए बता ही चुका हूँ दोस्तों, लीवर यानी उत्तोलक जो है दोस्तों आलंब, भार और प्रयास की स्थिति के आधार पर जो है दोस्तों उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने बताया था जो उत्तोलक हैं वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो और इसी के आधार पर दोस्तों जो है उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है दोस्तों कैंची। ये रहा दोस्तों कैंची, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो बिंदु है जिस पर ये घूम रहा है। और यहाँ पर आपको याद रखना है दोस्तों, देखिए अगर फलक्रम यानी फलक्रम क्या बताया था दोस्तों मैंने, जो पॉइंट जिस पर दोस्तों जो उत्तोलक है घूमता है जिस बिंदु पर, उसे कहते हैं दोस्तों फलक्रम। अगर बीच में हो तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, और लोड बीच में हो यानी दोस्तों भार बीच में हो तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, और एफर्ट यानी प्रयास बीच में हो तो आपका दोस्तों थर्ड श्रेणी का उत्तोलक होगा। जैसे कैंची को यहाँ पर देखें तो दोस्तों फोर्स यानी फलक्रम जो है आपका बीच में है, तो ये यहाँ पर मैंने आपके लिए बताया दोस्तों फलक्रम अगर बीच में हो तो फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक यानी फलक्रम जिस पर दोस्तों घूमता है। कैंची हुआ, प्लास हुआ, ये दोस्तों आपके फर्स्ट श्रेणी के उत्तोलक। क्योंकि दोस्तों जो बीच में जो पॉइंट होता है, एक तरफ सिरा होते हैं, एक तरफ मान लीजिए दोस्तों प्लास है, इधर आपके जौ होते हैं, जौ कहते हैं दोस्तों कैंची यानी जो प्लास होती है उसका जबड़ा जो होता है दोस्तों वो जौ कहलाता है। वो पीछे हैंडल होता है, वो इस बिंदु के आधार पर घूमता है, तो ये होता है दोस्तों फलक्रम। और फलक्रम के अगर फलक्रम बीच में हो तो कैंची हुआ, प्लास हुआ, ये दोस्तों आपके फर्स्ट श्रेणी के उत्तोलक माने जाएंगे। अब दोस्तों भार बीच में हो, जैसे एक दोस्तों नट क्रैकर होता है ना, सरौता नींव निचोड़ने की मशीन होती है, ये दोस्तों सेकंड के श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भार बीच में है, यहाँ पर जैसे कि हम आपने देखा होगा नींव निचोड़ते हैं तो नींव को दोस्तों नींव निचोड़ने वाली जो मशीन होती है उसके भीतर रख लिया जाता है बीच में। और यहाँ पर दोस्तों एक 24 जो स्क्रू होता है उसके द्वारा जो ये मशीन जो है जॉइंट होती है, इधर से हम लगाते हैं पॉइंट जो कि प्रयास लगाते हैं यानी एफर्ट लगाते हैं। तो ये क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर इसके इस पॉइंट ये जो स्क्रू है इसी के आधार पर ये घूम रही है, तो फलक्रम यहाँ पर हुआ, लोड यहाँ पर हुआ और एफर्ट हमने यहाँ लगाया, तो ये हुआ दोस्तों सेकंड श्रेणी का उत्तोलक। अब दोस्तों आता है आपका थर्ड श्रेणी का उत्तोलक। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, एफर्ट बीच में हो, जैसे आपने चिमटा देखा हो दोस्तों, चिमटे का पीछे का हिस्सा जो होता है दोस्तों वो क्या होता है आपका, उसी के आधार पर वो जो पत्तियाँ होती हैं ना जो चिमटे की, ये आपकी चिमटा है और ये जो है इस पॉइंट के आधार पर ही ऊपर नीचे होती हैं। और यहाँ पर दोस्तों हम रोटी जो होती है, चपाती जो होती है, उसे पकड़ते हैं चिमटे के द्वारा किसी वस्तु को पकड़ा जाता है, तो हमने प्रयास कहाँ लगाया दोस्तों, इस जगह। तो इस आधार पर दोस्तों अगर एफर्ट बीच में हो तो आपका थर्ड श्रेणी का उत्तोलक होगा, ये आपको याद रखना है। इस प्रकार से आपको पहचानना होता है और इससे दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों, देखिए चलिए कि क्रॉबर यानी दोस्तों आपका बीम यानी तराजू जिसे कहते हैं दोस्तों, और क्रॉबर किसे कहते हैं दोस्तों, कील निकालने वाला जो होता है ना दोस्तों, कील जिसके द्वारा निकाली जाती है, वो भी आपका थर्ड श्रेणी का उत्तोलक है। तराजू जो है दोस्तों आपका थर्ड श्रेणी का, हथौड़ा दोस्तों और सीसा ये भी दोस्तों आपका जो है थर्ड श्रेणी का उत्तोलक है। अब आपको याद सॉरी दोस्तों फर्स्ट श्रेणी का, सॉरी दोस्तों, देखिए फर्स्ट श्रेणी के उत्तोलक हैं आपके क्रॉवर, तराजू, कील निकालने वाला जो हथौड़ा होता है ना, कील निकालने वाला हथौड़ा, वो सीसो, ये दोस्तों आपके फर्स्ट श्रेणी के उत्तोलक हैं, ये आपको याद रखना है। और
इसमें दोस्तों फर्स्ट श्रेणी का जो उत्तोलक होता है, उत्तोलक जो होता है दोस्तों, इसका जो मान होता है दोस्तों, ये 1 से कम भी होता है, 1 से ज़्यादा भी होता है दोस्तों, 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। यानी MA का मतलब है दोस्तों यांत्रिक लाभ, यानी दोस्तों यांत्रिक लाभ 1 से कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड श्रेणी के उत्तोलक की। तो जैसे मैंगो कटर होती है ना दोस्तों, मैंगो कटर का मतलब है दोस्तों, देखिए आम काटने वाली जो मशीन होती है वो, और वजन उठाने वाली गाड़ी जो होती है दोस्तों, व्हील वैरो जिसे हम कहते हैं, कुली का वजन उठाने वाली गाड़ी, और लकड़ी पर रखी वस्तु को चाकू से काटना, ये मैंगो कटर है दोस्तों। यानी दोस्तों जितने भी ये आपके एग्जाम्पल हैं, ये सारे के सारे दोस्तों आपके सेकंड उत्तोलक के उदाहरण हैं। और सेकंड श्रेणी का जो उत्तोलक होता है दोस्तों, उसका मान दोस्तों यानी यांत्रिक लाभ जो है दोस्तों 1 से हमेशा ज़्यादा होगा। क्या होगा दोस्तों? 1 से ज़्यादा। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों कि सेकंड श्रेणी का उत्तोलक जो होता है इसका यांत्रिक लाभ 1 से हमेशा ज़्यादा होगा। और फर्स्ट श्रेणी के उत्तोलक में कुछ भी हो सकता है, और सेकंड और थर्ड श्रेणी का जो उत्तोलक होता है दोस्तों, इसमें आपका यांत्रिक लाभ जो है 1 से कम होता है हमेशा। तो इसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों, हाथ से डंबल उठाना, ये इसका उदाहरण है दोस्तों। फिशिंग यानी मछली पकड़ने वाली मशीन जो होती है वो भी दोस्तों थर्ड श्रेणी का उत्तोलक है। और एक आपका दोस्तों चिमटा भी थर्ड श्रेणी का उत्तोलक है। तो दोस्तों अब तक जो भी सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं बहुत इंपॉर्टेंट थी जो कि मैंने पढ़ाई हैं, और आगे भी जो चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों एक भी फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, एक भी चीज़ को मिस मत करना, सारी चीज़ आपको देखनी है, कंप्लीट देखनी है, अच्छी तरह समझनी है, वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मशीन शब्दावली की, यानी मशीन की जो शब्दावली है वो क्या क्या होती है दोस्तों, जैसे कि प्रयास, भार, फलक्रम, इनपुट ऊर्जा, आउटपुट ऊर्जा, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों ये मशीन की शब्दावली मशीन के लिए प्रयोग की जाती हैं। अब यहाँ से आगे अब बात करेंगे हम दोस्तों यांत्रिक लाभ, जो हमने अभी पढ़ा है ना दोस्तों, फर्स्ट श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ जो है दोस्तों 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 के ज़्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है। तो वही हम पढ़ेंगे। तो यांत्रिक लाभ होता क्या है? यह मशीन से प्राप्त बल का मशीन पर लगाए गए बल का अनुपात होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? यह मशीन से प्राप्त बल का मशीन पर लगाए गए बल का अनुपात होता है। अर्थात भार उठाने में जो प्रयास लगाया गया है उसे ही दोस्तों हम यांत्रिक लाभ कहते हैं। यानी यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका MA का मतलब है दोस्तों यांत्रिक लाभ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला होता है दोस्तों लोड यानी भार बटे एफर्ट यानी प्रयास, यानी भार बटे प्रयास, ये होता है दोस्तों आपका यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला। या फिर क्या हो सकता है दोस्तों यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला एफर्ट आर्म प्रयास लगाने वाली भुजा वाई लोड आर्म यानी भार वाली भुजा, ये हो सकता है। या फिर दोस्तों आपका एक फॉर्मूला और बनता है कि ये वाला M1 यानी M है दोस्तों यहाँ पर द्रव्यमान, A है दोस्तों आपका ये वाले जो हैं दोस्तों देखिए M फर्स्ट द्रव्यमान, V M2 सेकंड द्रव्यमान, और A इंटू B, A का मान है दोस्तों फलक्रम से पहले का जो किया गया कार्य है उसे कहते हैं दोस्तों A से दर्शाया गया है यहाँ पर, और फलक्रम के बाद जो किया गया कार्य है उसे कहते हैं दोस्तों B। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला निकल कर आता है दोस्तों ये वाला। हालांकि ये पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बता रहा हूँ, और ज़्यादातर प्रश्न जो बनेंगे वो यहाँ से बनेंगे इस फॉर्मूले से दोस्तों, तो इसको आपको खासकर याद रखना है। अब चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं और आगे देखते हैं कि जैसे आपसे नोट में आपको याद रखना है लीवर जो है दोस्तों बल आघूर्ण के नियम पर कार्य करता है। आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि लीवर किस नियम यानी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर यानी बल आघूर्ण के नियम पर कार्य करता है। और बल आघूर्ण का आपका फॉर्मूला होता है दोस्तों बल इंटू दूरी। बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? बल इंटू दूरी। तो ये आपको याद रखना है। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पर वॉलनेटेड, यहाँ पर आपके लिए मैंने बताया था दोस्तों अभी कि लोड इंटू लोड आर्म,
और एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, ये बराबर होता है दोस्तों लोड बटे एफर्ट के और एफर्ट आर्म बटे लोड के। ये आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला जो है दोस्तों इसी के बराबर होता है, या फिर आप इसे लगा सकते हो या आप इसे लगा सकते हो, एक ही बात है। जैसे यहाँ पर आप दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यही फॉर्मूला यहाँ पर आपका निकल कर आएगा, तो आप किसी को भी लगा सकते हो। अगर आपसे कभी भी दोस्तों जो है पूछा जाए, यानी लोड दे दिया जाए, लोड आर्म भी दे दी जाए, एफर्ट दे दिया जाए और एफर्ट आर्म आपसे पूछी जाए, तो आप ये भी लगा सकते हो और ये भी लगा सकते हो। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों, चलिए इनपुट ऊर्जा के बारे में हम समझते हैं। इनपुट ऊर्जा क्या होती है? तो मशीन को ईंधन यानी फ्यूल देकर उसके अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न कर होती है दोस्तों, जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसे कहते हैं दोस्तों इनपुट ऊर्जा। जैसे कि दोस्तों गाड़ी में तेल डालना, जैसे पेट्रोल के द्वारा गाड़ी को चलाया जाता है, तो वो होती है दोस्तों इनपुट ऊर्जा। आउटपुट ऊर्जा तो क्या होती है दोस्तों? मशीन द्वारा किया गया कार्य या मशीन से प्राप्त ऊर्जा या जिससे मशीन की गति में परिवर्तन हो। जैसे कि बाहर आपने देखा दोस्तों, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो बाहर तो हमने कुछ किया नहीं, हमने तो बाहर का एक्सीलेटर जो है दोस्तों वो खींचा है, वो बढ़ाया है। तो जैसे वो बढ़ाते हैं, नीचे की ओर दबाते हैं, घुमाते हैं, तो वो दोस्तों आपकी स्पीड बढ़ जाती है, तो वो होता है दोस्तों आउटपुट ऊर्जा। अब आगे बात करते हैं दोस्तों आदर्श मशीन सिद्धांत। ये क्या होता है? ये होता है दोस्तों एक आदर्श मशीन में आउटपुट ऊर्जा इनपुट ऊर्जा के बराबर होती है। आदर्श मशीन का सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों कि एक आदर्श मशीन में जो आउटपुट ऊर्जा होती है वो इनपुट ऊर्जा के बराबर होती है, और इसे ही दोस्तों आदर्श मशीन सिद्धांत कहते हैं। और ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। यानी आदर्श मशीन का सिद्धांत जो है दोस्तों आउटपुट ऊर्जा और इनपुट ऊर्जा के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि वेग अनुपात क्या होता है। वेग अनुपात होता है दोस्तों वेग BE यानी वेग प्रयास और BL यानी दोस्तों वेग भार बराबर में होता है दोस्तों। ये बराबर होता है किसके दोस्तों? DE विस्थापन प्रयास, D का मतलब होता है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट और E का मतलब होता है दोस्तों प्रयास यानी एफर्ट। यहाँ पर B का मतलब होता है दोस्तों वेग और E का मतलब होता है दोस्तों एफर्ट यानी प्रयास। इसी प्रकार दोस्तों L का मतलब होता है दोस्तों भार, और यहाँ पर L का मतलब होगा दोस्तों भार, और D का मतलब होता है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो बराबर में ये किसके होगा दोस्तों? वेग प्रयास वटे वेग भार जो है बराबर होगा दोस्तों आपका वेग विस्थापन के वटे विस्थापन लोड के। तो प्रयास का विस्थापन वाई भार का विस्थापन जो होता है दोस्तों ये एक दूसरे के भाग में होते हैं यानी अनुपात में होते हैं, और यहीं से ये फॉर्मूला निकल कर आता है दोस्तों आपका ये वाला। चाहे आप इसे लगा लो, चाहे आप इसे लगा लो, बात एक ही है। सारी चीज़ आपको समझिए। किसी प्रकार से आपका जो है अगर क्वेश्चन भी आए, अगर आपसे फॉर्मूला भी पूछा जाए तो भी आपको याद रखना है। अगर किसी प्रकार का न्यूमेरिकल बने तो भी आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, किसी प्रकार से पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, चलिए। ये है दोस्तों दक्षता। मशीन से प्राप्त ऊर्जा और उसे आपूर्ति की गई ऊर्जा के अनुपात को मशीन की दक्षता के रूप में जाना जाता है। यानी दोस्तों मशीन से प्राप्त ऊर्जा और उससे आपूर्ति की गई ऊर्जा के अनुपात को ही दोस्तों मशीन की दक्षता कहते हैं। और इसे प्राप्त किया जाता है किसके द्वारा? दक्षता के द्वारा। यानी दक्षता का फॉर्मूला आपको याद रखना है दोस्तों आउटपुट ऊर्जा वाई इनपुट ऊर्जा। ये आपका फॉर्मूला हो सकता है, या फिर आपका ये हो सकता है दोस्तों MA यानी दोस्तों यांत्रिक लाभ वटे वेगानुपात। ये भी दोस्तों दक्षता का फॉर्मूला होता है और ये भी होता है। ये दोनों ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको जो है वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को दोस्तों एक एक पॉइंट आप नोट करते चल रहे होंगे। तो दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यांत्रिक लाभ और वेग अनुपात के बीच संबंध क्या होता है। तो देखिए दोस्तों इनपुट जो होता है दोस्तों ये क्या होता है दोस्तों? प्रयास इंटू प्रयास से विस्थापन, और आउटपुट होता है दोस्तों भार इंटू भार का विस्थापन। इन्हीं दोनों के संबंध को दोस्तों हम क्या कहते हैं? यांत्रिक लाभ। और ये आपको याद रखना है दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों मशीन के बारे में कि ये सारी चीज़ें मशीन ही चल रही है दोस्तों आपकी। क्योंकि दोस्तों आपको टॉपिक जो है बड़ा है, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन चीज़ जो है दोस्तों मैं आपके लिए दे रहा हूँ जो
चीज़ें मैं आपके लिए करा रहा हूँ वो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए। थोड़ा सा दोस्तों देखिए, बेसिक साइंस में फर्स्ट टॉपिक है, यानी ये जो आपको दिक्कत कर सकता है, तो इसे 2-3 बार अगर आप रिवाइज करोगे और आप अपने नोट्सों को जो है दोस्तों अच्छी तरह से बनाओगे, उन्हें रिवाइज करोगे, तो आप आसानी से दोस्तों सारी चीज़ों को समझ पाओगे। अब चलिए दोस्तों, मशीन की टूट फूट को कम करने के उपाय क्या क्या हैं। तो क्या है दोस्तों, धूल व नमी से दूर रखना मशीन को, ठीक से लुब्रिकेंट करना यानी ग्रीस लगाना, लोहे के पुर्जों को रंगना यानी दोस्तों रंगाई करना, कलर करना, नहीं तो आप पता है दोस्तों उस पर जंग लग जाती है। जो आपने अपने घर में भी देखा होगा दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई लोहे का चीज़ है, मान लीजिए घर का ही गेट है, तो हम भी उस पर दोस्तों रंगाई करते हैं, उस पर कलर करते हैं। अगर कलर नहीं करेंगे तो उस पर जंग लग जाएगी। आगे बात करते हैं दोस्तों, चलिए। जैसे कि दोस्तों वेग अनुपात यानी BR, बी का मतलब है दोस्तों वेग, आर का मतलब है दोस्तों रेशियो, यानी वेग अनुपात के बीच सही संबंध जिसके माध्यम से प्रयास करता है, विस्थापन और जिस दूरी के मध्य से लोड चलता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, भार। अब वेग अनुपात का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपका निकल कर आता है इस आधार पर कि विस्थापन बटे भार। वेग अनुपात का फॉर्मूला है दोस्तों ये विस्थापन बटे भार, और भार का फॉर्मूला यहाँ पर क्या निकल कर आएगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों विस्थापन का वेग अनुपात इनटू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी दोस्तों भार यहाँ पर डी से दर्शाया गया है, या फिर एल से अभी आप दर्शाते हो एल या डी, और ये जो स्मॉल डी है ये दोस्तों आपका विस्थापन है। तो वेग अनुपात का फॉर्मूला है दोस्तों विस्थापन बटे भार, या फिर दोस्तों ये आपका हो सकता है विस्थापन का फॉर्मूला कि BR यानी वेग अनुपात इनटू भार। तो दोनों ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, देखिए चलिए, एक उत्तोलक जिसका यांत्रिक लाभ 1 से ज़्यादा हो वो हमेशा क्या होगा दोस्तों, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। ये प्रश्न है जो कुछ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा, एक उत्तोलक जिसका यांत्रिक लाभ 1 से हमेशा ज़्यादा हो तो वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, और यदि एक आवश्यक प्रयास भार से अधिक हो तो यांत्रिक लाभ क्या होगा दोस्तों, हमेशा 1 से कम। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखने हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं अब, और दोस्तों नोट्स बनाते चल रहे हो मुझे उम्मीद है। आगे बात करते हैं दोस्तों, देखिए इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि एक लीवर के आदर्श यांत्रिक लाभ की गणना करें जब प्रयास आर्म जो है 80 सेंटीमीटर और लोड आर्म जो है 5 सेंटीमीटर। तो यांत्रिक लाभ, आदर्श यांत्रिक लाभ क्या होगा दोस्तों, एफर्ट आर्म वाई लोड आर्म। तो यहाँ पर हम देखिए दोस्तों, एफर्ट आर्म जो है यानी प्रयास आर्म जो है यानी भुजा जो है 80 सेंटीमीटर है, और लोड आर्म जो है दोस्तों आपका भार आर्म जो है ये 5 सेंटीमीटर है। तो एफर्ट आर्म में एफर्ट आर्म को डिवाइड करेंगे दोस्तों लोड आर्म से, तो आपका आंसर आएगा दोस्तों 16। तो इस प्रकार से आपसे नॉर्मली प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि आपको याद रखना है, बहुत इजी है दोस्तों, सरल है। अगर 2-3 बार अगर आप रिवाइज करेंगे 1-2 बार तो आपको ईजिली याद हो जाएगा दोस्तों, अच्छे से याद होगा। आगे बात करते हैं, चलिए दोस्तों। घिरनी सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इस टॉपिक का सबसे कठिन जो भी आपका बता दूं दोस्तों, जो होता है ना टॉपिक होता है वो यही है दोस्तों, घिरनी। तो घिरनी के बारे में आपको एक एक चीज़ें ध्यान में रखनी है, समझनी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं घिरनी क्या होती है। तो कभी कभी एक दिशा में दूसरी दिशा की तुलना में बल लगाना आसान होता है, और इसी बल को लगाने वाली आसान दिशा के लिए घिरनी की ज़रूरत होती है। जैसे ऊपर की दिशा की तुलना में नीचे की दिशा में बल लगाना आसान होता है, आपको याद रखना है। अतः घिरनी यानी दोस्तों जिसे हम चरखी कहते हैं का प्रथम उद्देश्य दिशा बदलना है, यानी घिरनी के द्वारा ही दिशा बदली जाती है दोस्तों। और अगला उद्देश्य है दोस्तों, घिरनी गोलाकार डिस्क यानी पहिया है जो वह अपने केंद्र से गुजरने वाली एक निश्चित धुरी पर घूमती है। यानी दोस्तों आपने देखा होगा दोस्तों, घिरनी जो होती है, जैसे कि मान लीजिए आपने एक्सल देखा होगा दोस्तों, साइकिल का एक्सल, तो साइकिल के एक्सल के बीचों बीच जो दोस्तों एक रोड सी होती है, और उसी के आधार पर दोस्तों उसी के द्वारा दोस्तों जो एक्सल है वो घूमता है उस रोड के आधार पर। तो एक्सल को भी हम आप घिरनी के रूप में समझ सकते हो। अब चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ आगे हम समझते हैं। जैसे ये है दोस्तों आपकी घिरनी, मान लीजिए यहाँ पर कोई रोड है और इससे हमने घिरनी लटका दी, ये आपकी घिरनी है, ये रही दोस्तों। और यहाँ पर ये रोड है, यहाँ पर ये वाला जो आपका पॉइंट दिख रहा है ना दोस्तों, ये वाला, ये आपका दोस्तों जो है घिरनी है।
और ये आपका लोड है और इस पर बल लगाया जाता है, इसे इधर साइड में खींचना। ये होता है दोस्तों घिरनी का कार्य। आगे बात करते हैं दोस्तों पुली का यांत्रिक लाभ। लगाया गया प्रयास एक आदर्श पुली के मामले में उठाए जाने वाले भार के बराबर होता है। यानी दोस्तों यांत्रिक पुली का यांत्रिक लाभ क्या होता है कि लगाया गया प्रयास, यानी जो भार, जो प्रयास हम इस पर लगाएंगे, इस टुकड़े पर जो यहाँ पर था ये, तो ये जैसे जैसे यहाँ तक आएगा, जो प्रयास है एक आदर्श पुली के मामले में उठाए जाने वाले भार के बराबर होता है। ये जो भार दिया है यहाँ पर 100 न्यूटन, और जितना हम उसे उठाएंगे ऊपर उतना ही हमें दोस्तों यहाँ पर प्रयास लगाना पड़ेगा, यानी दोस्तों बल लगाना पड़ेगा। यानी 100 न्यूटन का है तो 100 न्यूटन ही बल हमें लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार इसका मान आता है दोस्तों हमेशा 1। ये आपको याद रखना है कि पुली का यांत्रिक लाभ का मान हमेशा कितना होता है दोस्तों, 1। जबकि वास्तविक चरखी जो होती है, ऊपर मैंने बताया था आपको, घिरनी जिसे हम कहते हैं, जबकि वास्तविक चरखी के मामले में यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है, और जिसका अर्थ है दोस्तों प्रयास भार से अधिक होता है। प्रयास जो है हमेशा इस भार से अधिक होगा, ये आपको याद रखना है। वास्तविक चरखी का मामला है, हालांकि पुली के बारे में पूछे तो हमेशा 1 ही आपका यांत्रिक लाभ आएगा। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं धुरी यानी पहिया। ये क्या होता है दोस्तों, जैसे कि 2 पहिए होते हैं, उनके बीच में एक रोड होती है, तभी तो जाकर हम जो है दोस्तों उसको हम चलाते हैं। जैसे आपने 4 व्हीलर गाड़ियाँ देखी होंगी तो उनमें जो पहिए होते हैं ना, वो जॉइंट होते हैं दोस्तों एक्सल के द्वारा। इस प्रकार से ये आपके पहिए हैं, ये आपका एक्सल है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए दोस्तों व्हील एंड एक्सल में एक पहिया होता है और एक रॉड व्हील के केंद्र से होकर गुजरती है, और पहिया छड़ से इस प्रकार जुड़ा होता है कि जब हम पहिए को घुमाते हैं तो धुरी भी घूम यानी मुड़ जाता है। जैसे दोस्तों पेचकस भी एक पहिए यानी धुरा का ही उदाहरण है। जो पेचकस हम घुमाते हैं वो भी दोस्तों एक डोर नॉब जो है दोस्तों, दरवाजे पर लगा प्रतीक हैंडल जो होता है ना दोस्तों, वो भी आपका दोस्तों एक धुरी यानी पहिया का ही उदाहरण है। कार का स्टीयरिंग, ये भी स्टीयरिंग व्हील जो होता है, कुएं से पानी निकालने में भी हम एक एक्सल व्हील एंड एक्सल का प्रयोग करते हैं। ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं दोस्तों, ये सारी की सारी पहिया यानी धुरी का जो है उदाहरण है, यानी व्हील एंड एक्सल के ही उदाहरण है, और ये आपको याद रखने हैं दोस्तों, ये एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं पुली। पुली जो होती है ये कितने प्रकार की होती है दोस्तों। पुली होती है दोस्तों 2 प्रकार की, एक तो चल पुली, एक अचल पुली। चल पुली वह पुली जिसके घूमने से धुरी चलायमान हो, या वह पुली जो अपनी धुरी पर घूमे, उसे कहते हैं दोस्तों चल पुली। प्रकार एक चल पुली यानी घिरनी जिसे हम चरखी कहते हैं, बहुचल पुली, ये 2 प्रकार की होती है। अब दोस्तों एक चल पुली का यांत्रिक लाभ जो है दोस्तों, वेग अनुपात और दक्षता जो है उसका जो रिलेशन है वो हम आगे देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये है दोस्तों मान्यता है कि घर्षण मुक्त चरखी, वायरिंग या धुरी, ये रहा दोस्तों, और चरखी और स्ट्रिंग का नगण्य बल, और चित्रानुसार जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रयास यानी एफर्ट, टेंशन यानी दोस्तों तनाव के बराबर होगा, क्योंकि दोनों ओर टेंशन और एफर्ट बराबर हैं। जैसे कि दोस्तों ये टेंशन है यानी तनाव है, इसके ऊपर जो लोड है, और यहाँ पर ये भार है, इस भार की वजह से जो ये इस रस्सी में जो ये दोस्तों तनाव है, इसे हम टेंशन कह रहे हैं, और इस पर हम प्रयास लगाएंगे। तो दोस्तों जितना तनाव होगा उतना ही दोस्तों हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो आपको याद रखना है दोस्तों तनाव और एफर्ट दोनों ही बराबर होते हैं। क्यों दोस्तों, यहाँ पर 200 न्यूटन का भार है, तो अगर मान लीजिए हमने सॉरी दोस्तों 200 न्यूटन का भार है, तो इसे खींचने के लिए जितना एफर्ट हमने लगाया है उसे कहते हैं दोस्तों प्रयास। और इसके इस वजन के कारण इस जो रस्सी जो है, इस रस्सी में जो जितना तनाव बना हुआ है उसे कहते हैं दोस्तों टेंशन। तो ये आपको याद रखना है। और चित्रानुसार रस्सी के खिंचाव भार की वजह से आ रहा है। खिंचाव किसी वजह से आ रहा है दोस्तों, इस भार की वजह से, जो ये 200 न्यूटन भार है। अतः यहाँ से आप समझ सकते हैं
कि 2T यानी एक टी तो ये रहा, यहाँ पर भी तनाव है दोस्तों, यहाँ पर भी क्यों, इधर तनाव है दोस्तों भार की वजह से, और इधर तनाव है किसकी वजह से, जो हम खींच रहे हैं उसकी वजह से। तो टी का मान यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर भी तनाव है और यहाँ पर भी तनाव है, तो 2T बराबर होगा किसके दोस्तों, लोड के, यानी जो भार है उसके, यानी 2T का मान होगा दोस्तों भार के, और 2T बराबर L होगा, तो T बराबर होगा दोस्तों L/2। तो T का यानी तनाव का जो अंश जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है आपका दोस्तों तनाव बराबर होता है दोस्तों आपका भार का आधा। तनाव जो है भार का हमेशा आधा होता है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं दोस्तों, ये रहा आपका तनाव जो होता है वो निकलेगा दोस्तों भार का आधा, यानी 100, यानी E। और यहाँ पर मैंने अभी बताया था दोस्तों जो टेंशन और यानी तनाव और जो एफर्ट जो है दोनों बराबर होते हैं, तो यहाँ से प्रयास कितना लगा दोस्तों, 100 न्यूटन बल, जिसे हम प्रयास में मापते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत मुझे पता है दोस्तों आपको आ रही होगी, क्योंकि दोस्तों कुछ स्टूडेंट जो हैं पहली बार पढ़ रहे होंगे, हालांकि कुछ स्टूडेंटों ने पहले पढ़ लिया हो उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट नया पढ़ रहे हो उन्हें दोस्तों इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो 2-3 बार आपको ये टॉपिक है जो है रिवाइज करना है और देखना है, समझना है। आगे चलते हैं दोस्तों। इसीलिए एकल चल घिरनी एक बल गुणक के रूप में जो है कार्य करती है, क्योंकि भार को उठाने के लिए आवश्यक प्रयास का आधा होता है, इसलिए तनाव भी आधा हो जाता है। एकल चल घिरनी भी बल गुणक की तरह कार्य करती है। जैसे इसका यांत्रिक लाभ क्या है दोस्तों, ये रहा दोस्तों भार बटे एफर्ट, और एफर्ट जो है दोस्तों टी के बराबर होता है, यानी टेंशन के बराबर। तो यहाँ से मान क्या आएगा दोस्तों 2T। भार जो होता है दोस्तों क्या बताया था मैंने अभी पीछे, भार जो होता है यहाँ पर मैंने बताया था दोस्तों आपका, ये रहा भार जो है दोस्तों 2T के बराबर होगा, ये रहा दोस्तों लोड, ये रहा, ये भार जो है 2T के बराबर होगा, और T बराबर होगा दोस्तों टेंशन के। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो एफर्ट की जगह हम दोस्तों T यानी टेंशन का मान रखेंगे, तो यहाँ से आपका मान आएगा क्या दोस्तों 2। यानी दोस्तों एकल चल घिरनी का जो यांत्रिक लाभ होता है वो हमेशा 2 होता है, ये आपको याद रखना। आगे बात करते हैं, चलिए देखिए दोस्तों, जब प्रयास एफर्ट यानी दोस्तों एफर्ट यानी जिसे दोस्तों हम प्रयास कहते हैं, स्ट्रिंग के मुक्त सिरे को 2D की दूरी से खींचता है, तो भार केवल D दूरी तक ऊपर उठ जाता है। ऐसा किस लिए है दोस्तों, क्योंकि चरखी के दोनों ओर डोरी का खंड D दूरी पर यानी D दूरी तक ऊपर जाता है। और यहाँ से आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये रहा दोस्तों D का मतलब है दोस्तों दूरी, ये टेंशन है दोस्तों इसका यानी खिंचाव है, और खिंचाव दोस्तों हमेशा प्रयास के बराबर होता है। अतः यदि हम भार को ऊपर उठाना चाहें, यदि भार x तक उठाएंगे तो रस्सी 2x तक उठेगी। यानी दोस्तों यहाँ से हम रस्सी को इधर उठाएंगे और इधर उठाएंगे, इधर तो तनाव है दोस्तों, इधर उठाएंगे, अगर यहाँ से उठेगी दोस्तों D1 और D2, तो एक टोटल कितना उठेगी दोस्तों D3 यानी 2x, यानी x ये वाला रहा, D1 x मान सकते हो और D2 x मान सकते हो, तो कितना उठा दोस्तों टोटल 2x। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपको समझना होता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि वेग अनुपात, इसका वेग अनुपात हमेशा क्या होगा दोस्तों, किसका दोस्तों एकल चल घिरनी का, ये होगा दोस्तों विस्थापित प्रयास बटे विस्थापित भार, यानी 2D बटे D, यानी D से D का डिवाइड हो जाएगा, तो दोस्तों हमेशा ये भार आएगा क्या दोस्तों 2 के बराबर। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों, चलिए वेग अनुपात का फॉर्मूला दोस्तों ये है आपका, ये आपको याद रखना है जो मैंने बता दिया है। यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला ये है दोस्तों जो मैंने आपके लिए बता दिया है। तो दक्षता का फॉर्मूला हमेशा आपका दोस्तों याद रखना है। दक्षता जो है दोस्तों हमेशा 100% के बराबर होती है, यानी 1 के बराबर होती है। और दक्षता का फॉर्मूला मैंने आपके लिए बता ही दिया है दोस्तों, यांत्रिक लाभ बटे वेग अनुपात। तो ये आपको याद रखना है, और यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों इस टॉपिक में। अब चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं बहुचल पुली। जैसे दोस्तों बहुचल पुली किसे कहते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पर एक पुली है, यहाँ एक पुली है, यहाँ एक पुली है, यहाँ एक पुली है, तो इसे कहते हैं दोस्तों बहुचल पुली। यहाँ पुली ए बी सी चल रही हैं, जबकि पुली डी जो है स्थिर है। यानी दोस्तों ये पुलियाँ तो चल रही हैं, ये पुली और ये पुली ये तो चल रही हैं, यहाँ से
यहाँ से ऐसे खींचेंगे और इस प्रकार दोस्तों, इस प्रकार से चलती रहेगी, इस प्रकार से चलती रहेगी। और ये दोस्तों इस तरह ये नहीं चल रही है। तो आपको याद रखना है दोस्तों हमेशा सॉरी दोस्तों, कि एफर्ट जो है दोस्तों, ये इसके द्वारा जो एफर्ट हमने लगाया है, इस पर ये एफर्ट जो लगाया है अचल पुली पर, जो पुली चल नहीं रही है, जो डी चरखी जो है ये चल नहीं रही है, इस पर जो प्रयास हम लगा रहे हैं ये हमेशा दोस्तों इन तीनों के बराबर होगा। ये आपको याद रखना है दोस्तों, इन तीनों के बराबर। ये तीनों का जो तनाव है, ये वाला तनाव T1, T2 और T3 इनके बराबर होता है। और लोड यानी भार जो होता है दोस्तों, ये वाला लोड पुली ए के ऊपर से गुजरने वाली डोरी के दो खंडों द्वारा आधार प्रदत्त है। यानी एक खंड तो ये हो गया दोस्तों डोरी का, और एक ये हो गया पुली ए के आधार पर दोस्तों, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इससे गुजरने वाला एक आधार प्रदत्त है दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों 2T बराबर होगा दोस्तों, एक तो T यहाँ पर बना दोस्तों इसका, एक T यहाँ पर बना, तो 2T हुआ ना। तो 2T का मान होगा दोस्तों इस लोड के बराबर, जो कि फर्स्ट इससे पहले मैं आपके लिए बता चुका हूँ। तो T1 का मान क्या होगा दोस्तों, L/2, ये आपको याद रखना है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, चलिए कि देखिए दोस्तों, आनत तल एक होता है दोस्तों आपका आनत तल। तो आनत तल क्या होता है दोस्तों, देखिए जैसे कि मान लीजिए आनत तल एक दोस्तों ढलान वाली सतह प्रदान करता है, और जिस पर भारी चीज़ें आसानी से उठाई जिस पर दोस्तों भारी चीज़ें जो हैं आसानी उठाई जा सकें या नीचे लुढ़काई जा सकें, तो ये होता है दोस्तों आनत तल। ये मान लीजिए कोई चीज़ है दोस्तों, यहाँ से हमने ढलान बनाया और यहाँ से हमने मान लीजिए ये कोई वस्तु है, यहाँ से लुढ़काया हमने और यहाँ पर आसानी से आ गए। हमने कोई जो है दोस्तों बल भी नहीं लगाया, कोई ज़्यादा कार्य भी नहीं किया, और ये सारी चीज़ जो है दोस्तों ये यहाँ से यहाँ पर विस्थापित हो गया। तो ये होता है दोस्तों, ये समझ लीजिए दोस्तों, अब एक प्रकार की ढलान वाली जो सतह होती है ना, वो होती है दोस्तों आनत तल। अब दोस्तों इसके प्रकार होते हैं, जैसे कील और स्क्रू, यानी कील यानी बेज जिसे हम कहते हैं, स्क्रू यानी चोवा जिसे हम कहते हैं दोस्तों देसी भाषा में। अब इन्हें हम आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा दोस्तों, मैंने जितने भी नोट्स बनाए हर चीज़ मैंने दोस्तों वहाँ पर बनाई हुई है, उसका जो है दोस्तों स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो दोस्तों बहुत मेहनत लगी है इस चीज़ में मुझे बनाने में, तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों आप भी मेरी ही तरह मेहनत करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मुझे भी समझ में नहीं आया था पहली बार में। मैंने जब ये चीज़ें 2-3 बार रिवाइज करी तब जाकर मुझे याद आया दोस्तों, तब जाकर मुझे जो है दोस्तों ऐसा लगा कि हाँ मैंने कुछ किया है, ये मेरे समझ में आया है। तो आपको भी ऐसा ही करना होगा और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। ALP CVT 2 का क्वालिफाई करना ऐसा ही नहीं है। ALP CVT 1 तो हर कोई कर जाता है, थोड़ी सी भी पढ़ाई कर लो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, कर जाता है, हो जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है ALP CVT 2, क्योंकि दोस्तों उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ही वही है, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपका क्या, ट्रेड। किस ट्रेड से आपने फॉर्म अप्लाई किया, जो आपकी ट्रेड है वो। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं अब बेज की। तो बेज यानी कील जिसे हम कहते हैं, दो आनत तल जो मिलकर जो दो ये आनत तल होते हैं ना, इन दोनों आनत तलों को मिलाने पर जो चीज़ हमें, जो वस्तु हमें प्राप्त होती है उसे कहते हैं दोस्तों आनत तल। ये इसका आनत तल कहलाता है और इसे ही हम दोस्तों कील कहते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए एक कील है, ये आपका हथौड़ा है दोस्तों, ये कील है, और लकड़ी को फाड़ने के लिए दोस्तों इसे हम प्रयोग कर, मान लीजिए हमने ये प्रयोग किया है, तो इसके आपने तल देखे होंगे दोस्तों, ये वाले तल और ये वाला तल। तो ये होता है दोस्तों आनत तल। और इसके आधार पर दोस्तों देखिए ये लकड़ी में जैसे ही जग गया, जैसे इस पर हमने चोट लगाई तो ये दोस्तों लकड़ी फट गई। तो ये दोस्तों आनत तल की वजह से ही ये लकड़ी फटी है। अगर ये मान लीजिए इस प्रकार का तल ना होने की बजाय इस प्रकार का तल होता चौकोर, तो लकड़ी कभी फटती ही नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं, दो आनत तल मिलाने पर हमें बेज यानी दोस्तों कील जो है प्राप्त होती है। इसका प्रयोग दो वस्तुओं को अलग करने के लिए किया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों स्क्रू की। इसका प्रयोग दोस्तों चीज़ों को उठाने व एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। ये दोस्तों आपका स्क्रू है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको जो है वीडियो ये अच्छी पसंद आई होगी दोस्तों, और ये मुझे पता है दोस्तों कि थोड़ी बहुत जो फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे होंगे तो दोस्तों मुझे 100% आपको दिक्कत आई होगी समझने में। लेकिन दोस्तों अगर 2-3 बार आप इस वीडियो को रिवाइज करेंगे ना तो आसानी से आप समझ सकते हो, आसानी से जो है दोस्तों इसे
एक एक टॉपिक को आप समझ सकते हो। और मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने नोट्स बनाए होंगे और वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और वीडियो हो सके दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।